राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज आप लोग का इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम था, तो चलिए आंसर की मिला लेते हैं फटाफट से। तो बहुत उम्मीद है बहुत ही अच्छा गया होगा आप लोग का पेपर। तो चलिए मिला लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आप लोग का। पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि जीवन में आम कारोबार से अर्थशास्त्रियों का क्या तात्पर्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मनुष्य की आर्थिक क्रियाएँ। प्रश्न संख्या 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 में आपको लिखा गया है निम्नलिखित में से किसके द्वारा आपको गुणात्मक आंकड़े उपलब्ध होंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बुद्धि, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 3 में आपको दिया गया है कि अर्थशास्त्र के अध्ययन को प्राय कितने भागों में बांटा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 2। प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है कि आंकड़ों का संग्रह क्यों किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, समस्या के स्पष्ट और ठोस समाधान के लिए, साक्ष्य दर्शाने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है आपको कि आंकड़ा संग्रह की निम्न विधियों में से किस विधि में उत्तरदाता को प्रभावित करने की संभावना रहती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डाक द्वारा प्रश्नावली, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो छठा नंबर में दिया गया है प्रतिचयन त्रुटि को कैसे दूर किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, प्रतिदर्श का आकार को बढ़ाकर। ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि आंकड़े गुणात्मक वर्गीकरण का आधार क्या होता है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा विशेष गुण, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 में दिया गया है अप्रकृष्ट आंकड़ों के संबंध में निम्न कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 9 का देख लेते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। निम्नलिखित में सतत चर का एक उदाहरण कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अस्पताल में इलाजरत मरीजों की संख्या, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 में दिया गया है कि चरम मूल्यों की उपस्थिति में कौन सा औसत सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा समांतर माध्य, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 11 नंबर में दिया गया है कि दंड आरेख होता है। तो यहाँ पर हो जाता है यहाँ पर एक बिंबीय, द्विबिंबीय आरेख, विमारहित आरेख, इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है वन डायमेंशनल यानी एक बिंबीय आरेख, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 12 में आपको दिया गया है, प्रश्न संख्या 12 में आपको दिया गया निम्नलिखित में से किस आरेख की संचयी बारंबारता वक्र के नाम से जाना जाता है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा तोरण, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आंकड़ा 40, 50, 55, 78 और 58 का समांतर माध्य, इसको अगर आप सभी को जोड़ के और डिवाइड करेंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा 56.2, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 13 के बाद 14 नंबर मिला लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला, निम्नलिखित में से किस सूत्र से प्रमाप विचलन की गणना होती है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 15 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 में क्या दिया गया है, परिक्षेपण की निम्नलिखित मापों में से कौन सा माप सामान्य रूप से प्रयुक्त होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रमाप विचलन, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। यदि दो चरों के बीच सहसंबंध गुणांक प्लस 1 है तो दो चरों के बीच कैसा सहसंबंध होगा। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्णतया धनात्मक रेखीय सहसंबंध, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 17वें प्रश्न को देख लेते हैं। तो 17वें प्रश्न में लिखा गया कद फुट में तथा वजन की गिरा के बीच में सहसंबंध गुणांक की इकाई क्या होगी। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा सहसंबंध गुणांक की इकाई नहीं होती है। तो उत्तर 4 नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन जो आपको दिया गया है 17 नंबर का। 18 नंबर में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सूचकांक खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न पे आगे बढ़े तो लिखा गया है लेस्पेयर के कीमत सूचकांक में किसे भार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका आधार अवधि की मात्रा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है। 20वां नंबर प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़े। तो 20वां नंबर प्रश्न में आपको दिया गया है कि मदों के सापेक्षिक महत्व को बताने वाले सूचकांक को क्या कहा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा भारित सूचकांक, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है। 21वें प्रश्न में आपको दिया गया है कि औपनिवेशिक काल में भारत के विदेशी व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार कौन सा देश है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा चीन, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 22वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़े तो लिखा गया है यहाँ पर कि टिस्को की स्थापना कब हुई थी। इसको सही उत्तर हो जाएगा 1907, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 23वें नंबर में दिया गया है कि परिप्रेक्षात्मक योजना का उद्देश्य कितने वर्षों में प्राप्त करना होता है। इसको सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 20 हो जाएगा। ठीक है। 23 के बाद 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न में दिया गया 1950 में लघु औद्योगिक इकाई की निवेश की अधिकतम सीमा क्या थी। तो ये आंसर हो जाएगा 5 लाख रुपये, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है।
25वें प्रश्न पे हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि आयातित वस्तु पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं हम लोग, वस्तु एवं सेवा कर। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 26वें प्रश्न पे आगे बढ़े तो लिखा गया है औद्योगिक प्रस्ताव नीति 1956 को किस पंचवर्षीय योजना के आधार पर बनाया गया, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, 26 के बाद 27वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़े। निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है, तो अप्रत्यक्ष कर जो होता है यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर मतलब इनडायरेक्ट टैक्स जो होगा यहाँ पर वो हो जाएगा सेल्स टैक्स। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी बिक्री कर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1। 28वें नंबर प्रश्न में पूछा गया टाटा स्टील विश्व के कितने देशों में कार्यरत है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 26। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 28 के बाद 29वें प्रश्न में देख लेते हैं कौन सा प्रश्न पूछा गया है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो सही उत्तर हो जाएगा 1995। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 30वें प्रश्न को देख लेते हैं। 30वें प्रश्न में लिखा गया निर्धनता के आकलन के लिए जेल की निर्वाह लागत धारणा का प्रतिपादन कौन किया, तो ये हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 31वें प्रश्न में पूछा गया है 31वें प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी योजना निर्धनों के खाद्य उपभोग और पोषण स्तर को प्रभावित करता है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका मध्यावकाश भोजना योजना। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 32वें प्रश्न पर लिखा गया निम्नलिखित में से निर्धनता का एक कारक कौन सा है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4। 32 के बाद 33 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़े तो लिखा गया है कि एशिया का सबसे बड़ा अनौपचारिक बैंक कौन सा है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, 34वें प्रश्न पे आपको पूछा गया है 34वें प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया बागवानी के अंतर्गत आती है, तो उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चाय का उत्पादन। ऑप्शन नंबर 4। 35वें प्रश्न पे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 35वें प्रश्न में लिखा गया निम्नलिखित में से कौन स्वनियोजित नहीं है, तो सरकारी बस का ड्राइवर। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 36वें प्रश्न पे देख लेते हैं क्या लिखा गया है। 36वें प्रश्न पे आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दिहाड़ी मजदूर कहा जाता है, तो भवन निर्माण के कार्यरत मजदूर। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 37वें प्रश्न में लिखा गया निम्नलिखित में से किस साधन से ऊर्जा की सर्वाधिक बचत की जाती है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा एलईडी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 38वें प्रश्न को देख लेते हैं। 38वें प्रश्न में पूछा गया एएनएम का पूर्ण रूप क्या होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 39वें प्रश्न पे क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं कि अपिको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया, तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 40वें प्रश्न पे लिखा गया है कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान किस देश में लागू किया गया था, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा चीन, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स का सारा आंसर आप लोग को बता दिए, तो आंसर के आप लोग मिला लीजिएगा और कमेंट पे बताइएगा कितना मार्क्स आप लोग को मिला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और शेयर इसलिए करें ताकि सही आंसर आप लोगों को पता चल जाए कि सही उत्तर क्या है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।